ऑटिज़म क्या है? हमारा जो ब्रेन है बहुत सारे अवामिल जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। याद रखें कि ये बच्चे जो हैं ये बहरे नहीं होते, इनकी हीयरिंग नॉर्मल होती है। ऑटिज़म के बच्चे हैं वो अपनी एज के, अपनी उम्र के लिहाज से उनका जो बोल चाल है वो उसमें बहुत पीछे होते हैं वो। दूसरा है कि सोशल इम्पेयरमेंट। हालिया बरसों में हमने देखा है कि दुनिया भर में ऑटिज़म के शिकार बच्चों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है और तशवीशनाक हद तक बढ़ रही है। तहकीक के मुताबिक हर 36 बच्चों में एक बच्चा ऑटिज़म से मुतासर है। ऑटिज़म सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क भर में 4 लाख से ज्यादा बच्चे इस बीमारी का शिकार हैं और ये ऑटिस्टिक बच्चे आपको देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल नजर आएंगे, इनकी ग्रोथ भी उसी तरह की होगी, मगर उम्र बढ़ने के साथ साथ वो अपनी आदत और रवैये की वजह से आपको दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ दिखाई देंगे। बिल्कुल। ऑटिज़म के शिकार बच्चे जो हैं ये इंतहाई हसास होते हैं, जुबान सीखने में मुश्किलात दरपेश होती हैं, सही तरीके से दूसरे लोगों से बात नहीं कर पाते, सोशलाइज नहीं करते, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और अपने जो मसाइल हैं वो भी किसी को नहीं बता पाते। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों में ऑटिज़म की तशखीस का कोई बाकायदा टेस्ट नहीं है। माहिरीन मरीज़ को देखकर मुशाहिदा करके ही तयन करते हैं कि ये किस बीमारी में मुब्तला है, शिकार है भी या नहीं, और अगर है तो किस हद तक है। अगर आपके ख़ानदान में कोई भी ऐसा ऑटिस्टिक बच्चा है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब पाकिस्तान में ऑटिज़म के शिकार बच्चों की तशखीस पर की जा रही है और साथ ही साथ मुफ्त इलाज की सहूलियात भी फराहम की जा रही है। तो हम आपको अपने प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि ये सहूलियात कहाँ फराहम की जा रही हैं, कौन कर रहा है। और इस वक्त ये मसीहा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। गुज़श्ता 25 बरसों से कैलिफोर्निया अमेरिका में वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब खुशकिस्मती हमारी है कि पाकिस्तान में ऑटिज़म से मुतालिक वो आगाही के लिए पहुँचे हैं। स्कूलों, मेडिकल कॉलेजेस के तलबा और असातिज़ा को वो लेक्चर्स दे रहे हैं, आगाही दे रहे हैं और साथ ही साथ जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनकी मुफ्त तशखीस और उनका इलाज भी कर रहे हैं, जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात है। डॉक्टर साहब आपको पाकिस्तान में वेलकम कहते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले सवाल से भी पहले मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत और अमेजिंग किस्म का इनिशिएटिव है जो आपने इस डिज़ीज़ से रिलेटेड लिया है, क्योंकि अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है बच्चों के हवाले से, वालिदैन के हवाले से, टीचर के हवाले से। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लेमैन के लिए, आम नाजरीन के लिए जो हमें देखने वाले हैं, ऑटिज़म को ज़रा डिफ़ाइन कर दीजिए और इसकी अलामात क्या हैं। चलें, ऑटिज़म को डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन इससे पहले जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी जो ऑटिज़म के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, जो एक आम राय है, वो ये है कि ये कोई ज़हनी बीमारी है या कोई ज़हनी अमराज है। बिल्कुल। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अच्छा। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई मर्ज़ नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये आप समझ लें कि ये एक ऐसा नुक्स है जो ऑटिज़म के बच्चों में जब होता है तो उनका जो ब्रेन है वो दूसरे लोगों की निस्बत वो एक अलग तरीके से, अलग अंदाज से काम करता है, जिसकी वजह से ये सारा मामला जो ऑटिज़म की जो अलामत वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक। तो ऑटिज़म क्या है, इसके ऊपर यूँ कर लें कि हमारा जो ब्रेन है, जो हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे अवामिल जो हैं उसको कंट्रोल कर रहा है, तो इसके साथ साथ हमारे ब्रेन को हमारे इर्द गिर्द से, हमारे बाहर से बहुत सारे पैगामात मिल रहे होते हैं और वो पैगामात हमें मिलते हैं हमारे सेंसरी सिस्टम्स के ज़रिए से, जिसको हम हवा से खमसा कहते हैं। उसमें हमारी समात शामिल है, बसारत है, टेस्ट है, टच का जो है, जब कभी हमारे इर्द गिर्द को गर्मी है या सर्दी है तो ये सारा कुछ जो है वो ब्रेन जो है उसकी तशरीह करता है। तो ज़्यादा इसको समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि किस तरह से जो दिमाग के जो अंदर जो तशरीह हो रही है वो एक नॉर्मल बच्चे में कैसे होती है और जिसको ऑटिज़म है वो उसकी तशरीह में जो गड़बड़ होती है वो कैसे होती है। जी बताइए। तो यूँ समझ लें कि हमारे पास एक बच्चा जिसको ऑटिज़म है, तो उससे हम बात करते हैं, हम उसे कहते हैं कि बेटा आपका नाम क्या है। अब वो ये आपकी कही हुई बात उसके एक साउंड वेव के तौर पे कान के अंदर जो है वो जाएगी। कान के अंदर कुदरत ने एक समात का एक आला रखा है, तो वहाँ से वो प्रोसेस ठीक होगी। और ये याद रखें कि ये बच्चे जो हैं ये बहरे नहीं होते, इनकी हीयरिंग नॉर्मल होती है। तो वहाँ से जो समात का आला जो है वो इसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो के तौर पे एक स्पेसिफिक नर्व है जिसको हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं, तो वो ऑडिटरी नर्व जो है वो इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, इस पैगाम को लेकर ब्रेन के एक मखसूस हिस्से में जाएगी जहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन होगी। तो जब ऑटिज़म के बच्चे के दिमाग में जब ये पैगाम जाता है तो वहाँ पे ये पूरी जो आपकी कही हुई बात है
وہ بات اس طرح نہیں پہنچتی، وہ محض کوئی شور ہو سکتا ہے یا ان کے الفاظ کی ترتیب جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئی ہے، اور وہ جو پیغام آپ نے جو ایک بات پوچھی ہے وہ اپنے انداز اس کا جب معنی ہے وہ بدل گیا، وہ بے معنی ہو گئی ہے، تو بچے کو جو ہے وہ محض ایک کنفیوزنگ شور سنائی دے گا یا کنفیوژن ہوگی۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم تب تک بولنا نہیں سیکھ پاتے جب تک ہم کسی لفظ کو اس کے اصل فارمیٹ میں سن نہیں پاتے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک کوئی بھی کہا ہوا کوئی لفظ ہے اس کو ہم پہلے سنیں، پھر ہم اس کو ریپروڈیوس کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ایسے بچے سوال دہراتے بھی ہیں، آپ نے جو سوال کیا وہ سوال دہرائیں گے پھر اس کا کوئی جواب دیں گے۔ جی ہاں، یہ ایکچولی اس کنڈیشن کو جو ہے ایکولیلیا کہتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک علامت میں سے ایک علامت ہے کہ آپ نے کوئی اگر ایک لفظ بولا ہے تو وہ بچہ اس لفظ کو جو ہے وہ ریپیٹڈلی بولتا جائے گا، تو یہ ایک علامت ہے بہت ساری علامتوں میں سے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ سب سے جو مشکل مرحلہ ہوتا ہے نا وہ ڈائگنوز کرنے کا ہوتا ہے، تشخیص کرنے کا۔ پیرنٹس کو کب اور کس طرح سے جو ہے وہ پتہ چل سکتا ہے، کس طرح سے وہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ ان کا بچہ اس آٹزم کا شکار؟ جی اچھا، دیکھیں اس میں بہت ڈھیر ساری علامات موجود ہیں، اور جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے ہمارے نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ جو ریڈ فلیگز ہیں، جو علامات ہیں وہ ایڈ ہو رہی ہیں، تو اسی وجہ سے ہم نے اس آٹزم کو اب ایک آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے طور پر ریکگنائز کیا ہے، تاکہ وہ بچے جن میں ساری علامات موجود نہیں ہیں، ان میں کچھ علامات موجود ہیں، تو اس کی ہی بیس پہ ان ریڈ فلیگز کی بیس پہ ہم ان کو جو ہے وہ ڈائگنوز کریں اور ان کا علاج جو ہے وہ شروع کریں۔ تو علامات کے اگر آپ کہیں تو اس کو میں 4 علامات جو مین علامت ہے میں اس کو ذکر کروں گا ان کا۔ سب سے پہلی جو بڑی علامت ہے وہ ہے اسپیچ ڈیلے ہوتی ہے۔ تو جو آٹزم کے بچے ہیں وہ اپنی ایج کے اپنی عمر کے لحاظ سے ان کا جو بول چال ہے وہ اس میں بہت پیچھے ہوتے ہیں وہ۔ پھر اس کے علاوہ دوسرا ہے کہ سوشل امپیئرمنٹ، اور یہ بھی بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ جیسے ایک اپنی عمر کے مطابق اور اپنی عمر کے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ آٹزم کے جو بچے ہیں وہ اس طرح سے دوسرے بچوں کے ساتھ بالکل اس کے بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے گھر میں بہن بھائیوں سے بھی وہ جو ہے وہ کھیل پسند نہیں کرتے۔ اگر ماں باپ جو ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا جو وہ رابطہ ہے وہ بڑا لمیٹڈ محدود ہوتا ہے۔ تو جب یہ بچے گرو کرتے ہیں تو اگر کسی ایسی سچویشن میں ہے جہاں پہ کوئی پارٹی ہو رہی ہے یا کوئی گھر کے اندر کوئی فنکشن ہے، تو یہ بچے اس دوران میں بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، یہ آئسولیٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے، یہ جو آٹزم ہے، آٹسٹک بچے، پہلے ہم کبھی کبھی سنا کرتے تھے یہ ورڈ، لیکن اب ہم نارملی ہر دوسرے گھر میں دیکھ رہے ہیں ایک بچہ، ہر کسی کے خاندان میں ایک بچہ ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ اب یہ کیوں زیادہ یہ چیز سرکولیٹ ہونے لگی ہے یا ٹرانسفر ہو رہی ہے بچوں کے اندر؟ یہ بہت اہم سوال آپ نے پوچھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ جو ہے بچوں کے آٹزم جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں 1970s میں 1 in 10,000 10,000 میں سے ایک بچہ جو ہے وہ آرٹسٹک آئیڈینٹیفائی ہوا۔ پھر 90s میں 1 in 1,000، پھر اس کے بعد 2000 کے قریب جو ہے 1 in 150 چلڈرن میں۔ اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ 1 in 36 چلڈرن از ڈائگنوزڈ ایز آرٹسٹک۔ تو اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ اویئرنیس بڑھ گئی ہے، اس میں ہمارے والدین کی اویئرنیس جو ہے وہ بڑا اہم رول ادا کر رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اسکول کے ٹیچرز جو ہیں وہاں ان کی اویئرنیس بڑھ گئی ہے، اور ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں جس میں ہمارے پیڈیٹریشینز ہیں خاص طور پہ، جو میں آپ کی بات سمجھ پا رہی ہوں، یہ پہلے تھی لیکن اویئرنیس اب اویئرنیس ہے والدین کو بھی، ٹیچرز کو بھی، اور بچہ بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کی ہیبٹس شو کرتا ہے۔ اویئرنیس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو جیسے کہ آپ نے اویئرنیس کے لیے یہاں لوگوں کو یا پیرنٹس کے لیے سہولیات فراہم کی ہیں، ایک انسٹیٹیوٹ کریٹ کر کے جہاں پہ آپ سیمینارز بھی کراتے ہیں، پیرنٹس کی جو ہے کہا جائے ان کو اس حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں کہ اس طرح کے بچوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں اگر کوئی اسپیشل کیس ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے، اور علاج کا بھی خاص طور پہ کہ علاج کس طرح سے کرتا ہے۔ اچھا دیکھیں کہ ابھی ہمارے یہاں پہ بہت بڑا گیپ ہے اویئرنیس کا بھی۔ پیرنٹس جو ہیں ابھی تک جو ہے اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی یہ ڈسگریس ہے، کچھ ایسی چیز ہے جس میں وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سب جو ہے ویسٹرن کنٹریز میں بھی تھیں آج سے 20-30 سال پہلے، لیکن وہاں پہ چیزیں بدل گئی ہیں۔ وہاں پہ پیرنٹس خود انیشیٹو لیتے ہیں،
वो कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के, तो वो कहते हैं कि कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ जो है ना ठीक नहीं है, तो वो खुद इनिशिएटिव लेके डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ पे अभी तक हमारे ये है कि हम डिनाइल में हैं, डिनाइल और में, मैं exactly. डिनाइल में ऐसे लोगों को भी देखा है कि डॉक्टर्स की फैमिलीज में जी। एक पेरेंट जो है वो कन्विंस्ड है कि मेरा बच्चा जो है उसको कोई मामला ठीक नहीं है, और दूसरा फैमिली मेम्बर जो डॉक्टर है वो इस पे आमादा नहीं है और उसके डिक्लाइन में है। तो हमारा बिगेस्ट चैलेंज जो है वो एक तो ये है कि हम डिक्लाइन में हैं, अवेयरनेस नहीं है, हमारे टीचर्स को इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। एक बच्चा जो स्कूल में एकेडमिकली चल नहीं पा रहा, आइसोलेशन में है, बिहेवियर इश्यूज हैं, तो हम उस बच्चे को नालायक बच्चा क्या करके तो उसको पनिश भी करते हैं, घर में भी उसको पनिश होता है, समझने की कोशिश ही नहीं तो करते, समझने की कोशिश डिग्रेड करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इस अवेयरनेस को बढ़ाया जाए और इसके बारे में पेरेंट्स से बात की जाए, सेमिनार्स में पेरेंट्स को भी शामिल होना चाहिए, जो अभी तक हम इस पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, यकीनन आप बड़ा एक अच्छा और बड़ा नेक काम कर रहे हैं, और हमारी जो ऑडियंस हमें देख रही है सुनो पाकिस्तान के तवस्सुत से, उन्हें ज़रा ये भी बता दें कि आप कहाँ पर इसका मुफ्त इलाज जो है वो फराहम कर रहे हैं, क्या तरीका कार है, कोई आपके पास आना चाहे जिनका बच्चा शिकार है ऑटिज्म का, किस तरह से आ सकता है? अच्छा, पहली बात तो ये कि अगर तो आप बड़े शहर में मौजूद हैं तो आपके शहर में अगर चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, जैसे लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, जी हाँ, तो वहाँ पे पूरा एक डिपार्टमेंट जो है वो मौजूद है, और आपके बच्चे जो है वहाँ पे देखे जा रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट भी मिल रहा है। तो हमने अपने तौर पे एक इस तरह का सिलसिला शुरू किया है हमारे लाहौर में, DHF4 में अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट मेडिकल सेंटर के नाम से एक इंस्टीट्यूशन है जो कि ट्रस्ट हॉस्पिटल है, और ये बिला मुआवजा जो है इलाज की सहूलत मौजूद है बहुत सारे दूसरी तकालीफ के लिए। तो उसमें हमने अपनी एक टीम बैठा रखी है जिसमें हमारे स्पीच थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फिज़िकल थेरेपिस्ट हैं। तो वहाँ पे हम ये बिला मुआवजा जो है इसकी ना सिर्फ तशख़ीस करते हैं बल्कि पूरा इलाज जो है वो करते हैं। और ये इलाज जो है ये कोई ओवरनाइट इलाज नहीं, इसका कोई एक हफ्ते में 2 हफ्ते में नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। तो हम उस कमिटमेंट के साथ पेरेंट्स के साथ जो है चलते हैं, चाहे इसमें 2 साल लग जाएं, 5 साल लग जाएं। तो ये बड़ा ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए समझना कि अगर बच्चा अपने वक्त पे सही वक्त पे डायग्नोस हो गया है और उसकी जो इलाज है उसकी इंटरवेंशन सही टाइम पे शुरू हो गई हैं, तो इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। मैंने 25 साल में बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगियां बदलती देखी हैं। वहाँ पे इस हद तक कि हम उन बच्चों को वो वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं और वो एम्प्लॉय हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको जॉब भी मिल जाती है। ज़बरदस्त। तो ये इलाज जो है ना, ख़ासतौर पे वो बच्चे जिनके माइल्ड से लेकर मॉडरेट जो है ये तकलीफ मौजूद है, तो वो बच्चे एक बेहतर ज़िंदगी, इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन उसमें हमें जो है वो बिल्कुल ये मुमकिन होगा इलाज सही और तशखीस सही। और इसी तरह से बिल्कुल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का, और बड़ा ज़बरदस्त आपका इनिशिएटिव है। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप इसको जो है मज़ीद बढ़ाते रहें, लोगों को अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, हमने एक जो है वो ब्रिज का रोल प्ले किया है आपके और डॉक्टर साहब के दरमियान, इनकी जो इंस्टीट्यूट है उनके दरमियान, कि अगर आपका बच्चा या कोई भी आपके करीब आपके रिश्तेदार में फैमिली में इस तरह का है तो आप वहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज होगा। तो मेरा ख्याल है इससे बेहतरीन बात तो हो नहीं सकती। और आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले में भी देख लिया होगा एड्रेस वगैरह।